वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम नवीन क्लासेस। आज हम लोग सीएफए के वर्कबुक सॉल्विंग के किस्से को आगे बढ़ाएंगे। 3 इंडेस के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, इंडेस 108, इंडेस 102, इंडेस 12। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंडेस 36। इंडेस 36 विच इज ऑन इम्पेयरमेंट। हम इंडेस 36 के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा इसी इंडेस से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वर्कबुक में। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 4 से लेकर इलस्ट्रेशन 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो मैं इस सेशन में आपके साथ सॉल्व करूंगा। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से एक अच्छा रिवीजन ऑफ इंडेस 36 भी हो जाएगा और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपको इंडेस 36 बार बार देखने का शायद जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। अगर पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो इसी चैनल में वो है, जाके देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। और धीरे धीरे मैं ऐसे वीडियोस बनाते जाऊंगा सो दैट आप अच्छी तरीके से अपना एग्जाम दे सके और सीएफआर जैसे टफ पेपर में भी आप अच्छा स्कोर कर सके। चलिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन 4 में आते हैं। ऑन 31 March 21, entity identified that one of its plant and machinery is always idle खाली मतलब यूज नहीं होता है, पड़ा हुआ है। एट दिस डेट एसेट्स कैरिंग अमाउंट इज 5 लाख। 5 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू है। ये कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन वगैरह के बाद जो एसेट का वैल्यू बचा 31 March 21 का वो वैल्यू है। While its fair value is 325, estimated cost of 25,000 would be incurred to dispose of the asset. बेचने जाएंगे तो 25,000 का खर्चा लगेगा। 3 लाख रुपया फेयर वैल्यू, 3,25,000 फेयर वैल्यू, बेचने जाएंगे तो 25 का खर्चा लगेगा। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज 3 लाख रुपया हो गया। If the asset is retained, the entity anticipates the cash flow of rupees 2 lakh at the end of each of the next 2 years। अगर हम एसेट को रखते हैं तो नेक्स्ट 2 साल हम इस एसेट को यूज करके 2 लाख का कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे। ये वैल्यू इन यूज निकालने में काम आएगा फ्यूचर कैश फ्लोज। The discount rate applicable to this asset reflecting its specific risk is 10%। डिस्काउंट रेट भी दे दिया ताकि आप वैल्यू इन यूज निकाल सको। Based on the above details, you are required to calculate the loss on impairment of the plant and machine, show how this loss is to be treated in the books, show how the answer to part A would be different if there was a balance of 1 lakh in other components of equity relating to prior revaluation of this specific asset। revaluation रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है, तो बोला अगर वो है तो आपका इंपेयरमेंट लॉस किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो बताइए। ठीक है, सबसे पहले मैं इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करता हूं। इलस्ट्रेशन 4, इंपेयरमेंट लॉस के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए, नंबर 1 मैं कैलकुलेट करूंगा इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस के लिए मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 5 लाख, ये कैरिंग अमाउंट हो गया। फिर मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। रिकवरेबल अमाउंट कितना रिकवर हो सकता है इस एसेट से। रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। आपको एसेट का फेयर वैल्यू दिया हुआ है 3,25,000, डिस्पोजल कॉस्ट दिया हुआ है 25,000, तो 3 लाख रुपया अगर एसेट को बेचोगे तो आज आ जाएगा, 3 लाख रुपया बेचने से आ जाएगा। नंबर 2 वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख in next 2 years at the rate of 10%। मैं चाहूं तो एन्युइटी फैक्टर भी यूज कर सकता हूं, तो वैल्यू इन यूज आ जाएगा, वैल्यू इन यूज रुपीज 2 lakhs इंटू एन्युइटी फैक्टर 10% फॉर 2 years। एन्युइटी फैक्टर निकालना आप जानते हो जीटी यूज करके, 2 लाख इंटू 1.1 डिवाइड इक्वल टू 2 बार हो गया जीटी 1.7355। 2 लाख इंटू 1.7355, तो मैं इंटू 2 लाख करता हूं, इंटू 1.7355, ये 347,100 आ रहा है, 3,47,100। मैंने इसको 4 डेसिमल तक लिया है, आप चाहो तो 3 डेसिमल ले सकते हो, आप 2 डेसिमल ले सकते हो, बट जितना ज्यादा डेसिमल लोगे उतना प्रॉपर आंसर आएगा। तो ट्राई करें 4 डेसिमल कम से कम लेने का।
अब बताइए रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सर हायर ऑफ द टू, तो दोनों का हायर है 347,100, 347,100। तो अब इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो, इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट है 5 लाख, रिकवरेबल अमाउंट है 347,100, 347,100, तो 5 लाख माइनस 347,100, 152,900 मेरा इंपेयरमेंट लॉस, 152,900 मेरा इंपेयरमेंट लॉस। ये इंपेयरमेंट लॉस, दिस लॉस is charged to PL, this loss is charged to PL। मैं जर्नल एंट्री अगर पास करूं, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस। आप चाहो तो एक एंट्री पास कर दो, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, दो भी पास कर सकते हो, एक भी पास कर सकते हो। दूसरा पॉइंट में मेरे को बोला, दूसरा पॉइंट में अगर एसेट के पास आपके पास एसेट का रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है तो क्या करोगे? इफ देयर एग्जिस्ट a revaluation reserve for this asset, comma, the impairment loss shall be firstly charged against balance in revaluation reserve, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाता है, तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ये एडजस्ट हो जाएगा। एंड एक्स्ट्रा लॉस शैल बी चार्ज टू पीएल, एक्स्ट्रा लॉस शैल बी चार्ज टू पीएल, एक्स्ट्रा लॉस जो है वो पीएल में चला जाएगा। तो मैं बोलूंगा इंपेयरमेंट लॉस अप टू ₹1 लाख, ये चार्ज होगा अगेंस्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व in other comprehensive income, charge against revaluation reserve, फिर impairment loss of ₹52,900 जो बचा हुआ है charged against PL, वो PL में चला जाएगा। कोई जर्नल एंट्री पूछेगा तो मैं एंट्री बोलूंगा रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट 52,900 टू प्लांट एंड मशीनरी, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है बात? आइए हम लोग इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने वैल्यू इन यूज कैलकुलेट किया है, इन्होंने डिस्काउंट रेट 2 डेसिमल तक लिया है, तो इनका 347 आया, अपना 347,100 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। अगर 347 है तो रिकवरेबल अमाउंट दोनों का हायर 347, कैरिंग अमाउंट 5 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 347, तो इंपेयरमेंट लॉस 153, ये 153 का लॉस चार्ज हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जर्नल एंट्री पीएल टू प्लांट एंड मशीनरी। अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो 1 लाख का लॉस रीवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा, बैलेंस जो 52,900 है वो पीएल में चार्ज हो जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में 52,900 पीएल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 152,900, वो 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इन्होंने राउंडिंग ऑफ कर दिया, हमने 4 डेसिमल लिया है, तो बस उतना फर्क आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है बात? आगे चलते हैं। तो ये पहला वाला क्वेश्चन में बेसिक इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना और उसका ट्रीटमेंट हमने सीखा। इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। इंपेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला होता है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इंपेयरमेंट लॉस जनरली पीएल में चार्ज होता है, बट अगर आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है तो पहले लॉस रीवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ होता है, एक्स्ट्रा लॉस पीएल में जाता है। डन है बात? इलस्ट्रेशन 5, फैक्ट्री इज कंसीडर्ड अ कैश जनरेटिंग यूनिट, सीजीयू। सीजीयू का कॉन्सेप्ट कब आता था? जब आप इंडिविजुअल एसेट का वैल्यू इन यूज ना कैलकुलेट कर पाओ तो आप क्या करते हो, एक स्मॉल ग्रुप बना लेते हो, स्मॉलेस्ट ग्रुप बना लेते हो आइडेंटिफिएबल एसेट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट, और फिर पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एसेट। On 1/4/22 an explosion occurred at a factory, explosion हुआ, बम फटा, and the carrying amount of the assets are as follows। उस दिन एसेट का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट थाउजेंड्स में दिया हुआ है, गुडविल भी है, ठीक है, गुडविल भी है, टोटल 2750,000 मतलब 27,50,000।
Impairment review indicates that net selling price of 15 lakhs for the factory. बेचने जाएंगे तो 15 लाख रुपया उठेगा. Fair value less cost to dispose. Value in use दे दिया 22.5 lakhs. तो recoverable amount होगा higher of the two. मेरा रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा 22,50,000. कैरिंग अमाउंट है 27,50,000. एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है तो 5 लाख का लॉस डायरेक्ट जो दिख रहा है. Half of the machines were destroyed in the explosion, but the remaining half can be sold at least at their carrying amount. Okay, आधा मशीन डिस्ट्रॉय हो गया तो मशीन 450 से 225 कम होके 225 हो गया. ये नया कैरिंग अमाउंट है, नया कैरिंग अमाउंट 225. आधा मशीन तो जल के खत्म ही हो गया तो उसको तो हम ऐसे ही राइट ऑफ कर देंगे. अब बचा हुआ कैरिंग अमाउंट 225. The patent and copyright have been expired and are now deemed to have no value. पेटेंट एंड कॉपीराइट भी बेकार हो गया तो अब इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको भी जीरो कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए. इंपेयरमेंट करने से पहले ये सब कर दीजिए. ये सब जो आपको पता है बेकार है उसको रख के क्या फायदा है. इसके बाद फिर हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेंगे. मेरे को बोल रहा है बेस्ड ऑन दी अबव कैलकुलेट द लॉस ऑन इंपेयरमेंट एंड शो हाउ दिस लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लॉस निकालो और कैसे लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे बताओ. ठीक है, मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा इलस्ट्रेशन 5 में कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू बिफोर इंपेयरमेंट. हां, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस. सबसे पहले गुडविल है. गुडविल में तो कुछ बोला नहीं है अभी एक बार के लिए तो मैं 150,000 ही ले रहा हूं. पेटेंट को मैं कर दूंगा नील, जीरो. ये एक्सपायर हो चुका है तो इसको राइट ऑफ कीजिए. इंपेयरमेंट में लाने का जरूरत ही नहीं है, पहले ही राइट ऑफ कर दीजिए. फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 450 में 50% खराब हो गया तो 50% आएगा यहां पे 2,25,000. इसके बाद कंप्यूटर 350, इसके लिए कुछ अलग से बोला नहीं. और लास्ट में आएगा बिल्डिंग 16 lakhs. बिल्डिंग 16 lakhs. तो मेरा नया कैरिंग अमाउंट हो गया, नया कैरिंग अमाउंट 150, 225, 350, 16 लाख, 23,25,000, 23,25,000. अब इसका रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है सीजीयू का. रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज that is equal to 22,50,000. तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस हो गया, इंपेयरमेंट लॉस 2325 माइनस 2250 माइनस 2250, 75,000 का इंपेयरमेंट लॉस. मेरे को बताइए सीजीयू में इंपेयरमेंट लॉस का अलोकेशन कैसे होता है. अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. सर अगर उस सीजीयू में कोई गुडविल है, गुडविल तो पहले इंपेयरमेंट लॉस गुडविल से राइट ऑफ होगा. मेरा एक गुडविल है 1.5 लाख का, लॉस है 75,000 का. द इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 75,000 विल बी रिटन ऑफ अगेंस्ट गुडविल, वो मैं गुडविल के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दूंगा. विल बी रिटन ऑफ अगेंस्ट गुडविल. जर्नल एंट्री हो जाएगा इंपेयरमेंट लॉस टू गुडविल, पीएल टू इंपेयरमेंट लॉस, या आप सीधा पीएल टू गुडविल भी कर सकते हैं. डन है बात. सर मान लो लॉस और ज्यादा हो जाता, मान लीजिए सर लॉस यहां पे 75 की जगह 2 लाख रुपए का होता, 2 लाख रुपए का, तो क्या करते, पहले 150 गुडविल से हटा देते, ये जीरो हो जाता. फिर बचा हुआ 50,000, सुनना, बचा हुआ 50,000 रिमेनिंग एसेट इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट. बट क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का हमको पता है इतना रुपया उठ जाएगा, कुछ उसमें और कोई लॉस नहीं है, तो बैलेंस 50,000 में इन दो एसेट से राइट ऑफ करता, कंप्यूटर और बिल्डिंग से, इन द रेशियो ऑफ 35:160, 35:160. क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी 225 पे मैंने ला दिया और बोल रहा है 225 तो उठ जाएगा बेचने से, तो उसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं करूंगा. जो इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करूंगा वो कंप्यूटर और बिल्डिंग में, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी में कोई लॉस चार्ज नहीं करूंगा. जो लॉस चार्ज करूंगा वो कंप्यूटर और बिल्डिंग में चार्ज करूंगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट. तो अगर लॉस ज्यादा होता तो पहले गुडविल, फिर कंप्यूटर एंड बिल्डिंग इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट. डन. अभी लॉस कम है तो चिंता नहीं है. आइए आंसर देखते हैं.
The patent have been superseded and have a recoverable amount of nil. There should be written off to nil and impairment loss of 2 लाख must be charged to PL. उसका लॉस तो PL में चला जाएगा. Half of the machine have been blown to pieces. My God. Half of the carrying amount of the machine should be written off. 2,25,000 PL में चला जाएगा. पहले पेटेंट और उसको मैंने राइट ऑफ करके सही वैल्यू पर मैं ले आया. The recoverable amount of other asset cannot be determined, so therefore they must be tested for impairment as part of their CGU. The total carrying amount of CGU after the impairment of patent and machine is 2325. ये रहा 2325. ठीक है. Whereas recoverable amount is 2250. A further impairment of 75,000 is therefore required. 75,000 को और impair करना है. This is firstly allocated to goodwill and then to other assets on a pro rata basis. No further impairment should be allocated to machine as they have been already written down to their recoverable amount. Machine में कोई loss allocate मत करना, वो already उसके recoverable amount पे आ गया है. गुडविल 150, लॉस है 75 का, वो गुडविल से चार्ज हो जाएगा. तो नया वैल्यू गुडविल का 75, मशीन 225, कंप्यूटर वही रहेगा, बिल्डिंग वही रहेगा. मेरे को बोल रहा है द टोटल इंपेयरमेंट लॉस चार्ज टू पीएल. ओके, टोटल बता दिया. पेटेंट और उसको राइट ऑफ किया 2,02,25, वो भी पीएल में गया और ये 75 भी पीएल में गया. टोटल 5 लाख का लॉस पीएल में जाएगा. हमने पेटेंट को राइट ऑफ करके 0 कर दिया तो उसका 2 लाख का लॉस पीएल में. मशीनरी को 50% राइट ऑफ किया तो उसका 2,25 पीएल में, और ये 75,000 अलग से पीएल में चला गया. तो टोटल 5 लाख का लॉस पीएल में जाएगा. पेटेंट का, प्लांटेड मशीनरी का और गुडविल का 75,000. Done. Next. Illustration 6. A Limited acquired a business consisting of 2 cash generating unit X and Y along with goodwill for the entire business. However, it is not feasible to allocate the goodwill to the individual CGU. गुडविल को अलोकेट करना पॉसिबल नहीं है. अगर गुडविल अलोकेट नहीं हो सकता तो पहले आप सीजीयूज को नॉर्मली इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लीजिए. सीजीयू का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने के बाद फिर सीजीयूज के साथ गुडविल मिला के पूरे बिजनेस का इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लीजिए. हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच. पहले बॉटम अप अप्रोच करके छोटे छोटे सीजीयू का हम लोग इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, फिर टॉप डाउन अप्रोच यूज करके जो बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस है वो गुडविल से राइट ऑफ करेंगे. After 2 years, the carrying amount and recoverable amount of the net asset within CGU and the purchased goodwill are as follows. Carrying amount दे दिया CGU X, CGU Y, goodwill का total carrying amount. Recoverable amount CGU X का 700, CGU X का carrying amount 540, recoverable 700. तो no impairment loss. ज्यादा है recoverable amount. इसमें 360 है carrying amount, recoverable amount 300. तो ₹60 का impairment loss इसमें चार्ज होगा. और टोटल कैरिंग अमाउंट पूरे बिजनेस का है 1000. ठीक है. फ्रॉम द डेटा अबव कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस टू बी बुक्ड अगेंस्ट ईच सीजीयू, गुडविल एंड टोटल इंपेयरमेंट फॉर द बिजनेस. ठीक है. आइए इलस्ट्रेशन 6. इलस्ट्रेशन 6. एज गुडविल कैनॉट बी अलोकेटेड, गुडविल कैनॉट बी अलोकेटेड टू सीजीयूज, टू सीजीयूज. We will first use bottom up approach to check impairment of each CGU. पहले each CGU का impairment testing करेंगे. CGU X, CGU Y, carrying amount, recoverable amount, impairment loss. Carrying amount 540, recoverable amount 700, impairment loss nil. कोई impairment loss नहीं होगा. इधर carrying amount 360, recoverable amount 300, impairment loss 60. तो CGU Y में 60 रुपीस का impairment loss चार्ज हो जाएगा. तो मेरा revised carrying amount, नया carrying amount, इसका 540 वही रह जाएगा, इसका 300. नया carrying amount 540 and 300. Now we apply top down test. मेरा CGU X, CGU Y and goodwill ये 3 हो गया टोटल बिजनेस. कैरिंग अमाउंट अगर देखूं तो 540, 300, 250, 540, 300 और 250 ये हो गया 1090. रिकवरेबल अमाउंट पूरे बिजनेस का 1000. सो इंपेयरमेंट लॉस ₹90.
impairment loss 90. This impairment loss shall be charged to goodwill. Shall be charged to goodwill. बात खत्म. ये इंपेयरमेंट लॉस आप गुडविल में चार्ज कर दो. तो 90 का लॉस अगर गुडविल में चार्ज करूंगा तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 540, 300, इसमें 160 और टोटल 1000. टोटल 1000. 540, 300, 160 और 1000. ये 90 रुपए का लॉस गुडविल में चार्ज कर दो, जो गुडविल पहले इंपेयर नहीं कर पा रहे थे आप. सारा लॉस जाएगा पीएल में ही. When corporate asset or goodwill cannot be allocated to individual CGU, impairment test must be conducted at group level, encompassing the CGU in a two-step process. Firstly, the carrying amount of each CGU is compared with its recoverable amount. It is determined carrying amount of CGU Y is impaired, resulting in a loss of 60,000, which reduces its carrying amount to 3 लाख. तो पहले 60,000 का लॉस CGU Y में चला गया, 3 लाख उसका carrying amount हो गया. Next, the carrying amount of the business as a whole, including goodwill, is compared with its recoverable amount. Total carrying amount is 1090. Since recoverable amount is 10 lakh, an additional impairment loss 90,000 recognized against goodwill. बचा हुआ जो impairment loss 90,000 का है वो मैं goodwill के against write off कर दूंगा. Done. चलिए, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, नए नए क्वेश्चंस देख रहे हैं हम. इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीजीयू में गुडविल था, अब सीजीयू में गुडविल नहीं था. तो पहले वाले में सिर्फ बॉटम अप अप्रोच हुआ था, अब बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच दोनों हुआ है. आगे चल रहा हूं. इलस्ट्रेशन 7. ऑन 31st March 23, a CGU underwent an impairment review with the following data: गुडविल कैरिंग अमाउंट प्री इंपेयरमेंट, पीपी कैरिंग अमाउंट प्री इंपेयरमेंट. इंपेयरमेंट लॉस दोनों में चार्ज हुआ, कैरिंग अमाउंट पोस्ट इंपेयरमेंट. ओके, हो चुका है ये. 31st March 2023 को इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हो चुका है. द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वॉज इनिशियली अक्वायर्ड ऑन 1 April 21, 2 साल पहले, फॉर 5 लाख. एस्टिमेटेड लाइफ 8 years, फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. 5 लाख डिवाइडेड बाई 8, 62,500. 62,500 2 साल डेप्रीशिएट हुआ. 21, 22, 22, 23 इंटू 2 तो 125 माइनस 5 लाख. ये 375 बिल्कुल करेक्ट है. 2 साल के बाद ये 375 कैसे आया? 2 साल का 62,500 का डेप्री माइनस किया था. By 31st March 24 next year, condition led to the impairment reversed and recoverable amount of CGU was reassessed at 450. पहले recoverable amount 240 था, 240 लास्ट ईयर, अब वो बढ़ के 450 हो गया. रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया मतलब हमको इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना पड़ेगा. इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल का रूल क्या था? इंड AS 36 बोलता है गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कभी रिवर्स नहीं हो सकता, बाद बाकी दूसरे एसेट का इंपेयरमेंट लॉस आप रिवर्स कर सकते हो. Based on above data, calculate the effect of impairment reversal on the financial statement for 31st March 24. Illustration 7. ये illustration 7. ये है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल. ऑन गुडविल जो हमने चार्ज किया था लास्ट ईयर 125 कैन नेवर बी रिवर्स्ड. वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा. वो जो हो गया सो हो गया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते. इंपेयरमेंट लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी था ना. ऑन पीपीई कैन बी रिवर्स्ड. कैन बी रिवर्स्ड एज रिकवरेबल अमाउंट हैज इंक्रीज्ड. रिकवरेबल अमाउंट हैज इंक्रीज्ड. रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया तो वो लॉस रिवर्स कर सकते हैं. अब मुझे रिवर्सल का कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन सबसे पहले नंबर 1, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई ऑन 31st March 2024. 31st March 2024 240 बचा था. 6 साल का लाइफ और बचा है. 6 साल का लाइफ, तो मैंने इस साल 240 पे 6 साल के हिसाब से 40,000 का डेप्रीसिएशन लगाया होगा. तो मेरा नया कैरिंग अमाउंट 2 लाख का आ गया होगा. मेरा लास्ट ईयर कैरिंग अमाउंट था 2,40,000. इस साल अब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा तो 6 साल के ऊपर 2,40,000 बाई 6, 40,000 करके डेप्रीसिएशन जाएगा तो मेरा कैरिंग अमाउंट 2 लाख. रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू ऑन 31st March 24 ये है ₹4,50,000. तो क्या सर पूरा बढ़ा दे? आंसर इज नो. द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई can be increased
कैन बी इंक्रीज्ड only to the extent of carrying amount had there been no impairment. अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं हम चार्ज करते तो आज एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या होता, हम उससे ज्यादा तो कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते. तो कैरिंग अमाउंट had there been no impairment, अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता 31 मार्च 24 को, क्या कैरिंग अमाउंट होता 5 लाख माइनस 3 साल का डेप्रीसिएशन नॉर्मल के हिसाब से, 8 साल के हिसाब से. मेरा 5 लाख में खरीदा हुआ था, 3 साल कंप्लीट हो गया, 8 साल का टोटल लाइफ था. अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज एसेट का वैल्यू होता डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3,12,500. लास्ट ईयर 375 था, 62,500 और डेप्रिसिएशन चार्ज होता 3,12,500. तो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ऑफ द पीपीई कैन बी इंक्रीज्ड ओनली अप टू 3,12,500. सो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, So reversal of impairment loss equal to 3,12,500 माइनस 2 लाख. आज का जो कैरिंग अमाउंट चल रहा है 1,12,500. रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 1,12,500. हम सबसे पहले चेक करते हैं कैरिंग अमाउंट आज का क्या है, रिकवरेबल अमाउंट आज का क्या है, फिर हम निकालते हैं कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट. मेरा जो कैरिंग अमाउंट मैं बढ़ाऊंगा रिवर्सल के बाद वो रिकवरेबल अमाउंट या कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट विचएवर इज लोअर से ज्यादा नहीं हो सकता. रिकवरेबल अमाउंट मेरा दिया हुआ है 4.5 लाख, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट है 3,12,500, तो मैं 3,12,500 से ऊपर नहीं ले जा सकता. तो 1,12,000 का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है. दिस विल बी क्रेडिटेड टू पीएल, पीपीई अकाउंट डेबिट टू पीएल, पीपीई अकाउंट डेबिट टू पीएल. आइए, गुडविल वंस इंपेयर कैनॉट बी रिवर्स्ड. Impairment of the PP can be reversed. However, reversal is limited to carrying amount of the asset had no impairment loss being previously recognized. Carrying amount of PPE on 31st March 24 2 lakh रुपया. If PPE had not been impairment, its carrying amount on 31st March would have been 3,12,500. Hence, carrying amount of PPE can be increased from 2 to 3,12,500. This will reduce the total impairment as on 31st March 24 and increase profit by 1,12,500. तो मेरा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 1,12,500. डन. Last question, illustration 8. PCB Limited has identified an impairment loss of 48 lakh for one of its CGU. Carrying amount of the net asset is 160, recoverable amount is 112. 160 minus 112, 48 सही बोल रहा है. Carrying amount of units net asset before impairment loss is as follows. Impairment loss के पहले का carrying amount दे दिया. Net selling price of the units asset are insignificant. सेलिंग प्राइस इनसिग्निफिकेंट है, बहुत कम है. वैल्यू इन यूज ज्यादा हो सकता है, सेलिंग प्राइस इनसिग्निफिकेंट है. एक्सेप्ट फॉर द बिल्डिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ 35 lakhs. बिल्डिंग का आज के दिन कैरिंग अमाउंट है 22, मार्केट वैल्यू 35, बेचने जाएंगे तो 35 उठ जाएगा, मतलब बिल्डिंग में कोई इंपेयरमेंट नहीं है. रिकवरेबल अमाउंट ग्रेटर देन 22, मतलब इसमें कोई इंपेयरमेंट नहीं है, कोई इंपेयरमेंट नहीं है. The net monetary assets are expected to be fully realized. ये net monetary asset में कोई impairment नहीं है, ये fully realize हो जाएगा. ठीक है. Based on the above data, show how the impairment loss should be allocated across the asset within the CGU. अब बताओ 48 लाख का लॉस कैसे allocate करना है. 48 लाख का impairment loss में पहले 16 गुडविल से चार्ज हो जाएगा, इसमें 0, इसमें 0. अब 16 चला गया 48 में तो बचा 32. ये 32 हम इन दो एसेट्स में चार्ज कर देंगे. जस्ट अ सेकेंड, कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या? पेटेंट्स भी है बट उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है. गुडविल 16, बिल्डिंग 22. 16 प्लस 22 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 26 148. ओके, पेटेंट 12 होगा, 12 होगा. ये क्वेश्चन में कुछ गलती छप गया, पेटेंट 12 होगा क्योंकि वो टोटल 160 नहीं आ रहा है, टोटल 160 नहीं आ रहा है.
टोटल 160 लाने के लिए पेटेंट को 12 करना पड़ेगा, पेटेंट को 12 करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की गंदगी, एग्जाम में ये नहीं होगा प्रॉब्लम, एग्जाम में 12 दिया हुआ रहेगा। तो जो बचा हुआ 32 का लॉस है वो ये इन 3 एसेट पे चार्ज हो जाएगा। तो लॉस ऑफ 32 lakhs चार्ज्ड इन रेशियो ऑफ, अगर आप सही से रेशियो देखो तो 12 से कट जाएगा, 4:3:1, 12 चौका 48, 12 तिया 36, 4:3:1, 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4, इस पे लॉस होगा 16 लाख, 3 इस पे होगा 12 लाख, 1 इस पे होगा 4 लाख। तो जो बचा हुआ 38 लाख का लॉस, 32 लाख का लॉस है, वो प्लांट मशीनरी व्हीकल और पेटेंट पे मैं इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट अलोकेट कर दूंगा। तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालना है, निकाल लो। 0, 22, 32, 24, 8, 26, ये 112 हो जाएगा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट माइनस करके निकाल लो, 112 आ जाएगा, 112। तो मैं निकाल लेता हूं। As per accounting principle, impairment loss will be allocated firstly to goodwill, reducing its carrying amount to nil. Further, impairment loss cannot be set off against building because its net selling price is greater than carrying amount. Impairment loss cannot be set off against net monetary asset because they will be realized in full. Balance impairment loss 32 lakhs is apportioned between remaining asset in proportion of their carrying amount. तो इन तीनों की कैरिंग अमाउंट में चला गया 16, 12 एंड 4, 16, 12 एंड 4, एकदम करेक्ट है, मेरा भी यही आंसर आया। तो नया कैरिंग अमाउंट 22, 32, 24, 8 और 26, 22, 32, 24, 8 और 26 एकदम करेक्ट है। ये हम लॉस इस तरीके से राइट ऑफ कर देंगे। पेटेंट वाला गलती से क्वेश्चन में छूट गया था, आप 12 लिख लो उसको। डन। This completes all my question on Ind AS 36. Hope you enjoyed it. Hope it is helping you in your preparation. Thank you so much everyone. Bye bye. Tata.